एक वसी और शानदार रियासत में एक निहायत खूबसूरत मगर किस्मत की मारी लड़की अनीसा रहती थी। उसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी कि जो भी उसे देखता दिल ही दिल में उसके लिए दुआ करता। मगर उसकी जिंदगी कहानियों जैसी आसान न थी। अनीसा के वालिद एक अजीम और बहादुर बादशाह थे जो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करते थे। लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि उनके इंतकाल के बाद महल की खुशियां जैसे खत्म हो गई। कुछ अरसे बाद एक नई मलका महल में आई जो अनीसा की सौतेली माँ बनी। इब्तिदा में वो नर्म मिजाज और मेहरबान दिखाई देती, मगर वक्त के साथ उसका असल चेहरा सामने आने लगा। वो निहायत हसद करने वाली और सख्त दिल औरत थी। उसे अनीसा की खूबसूरती, उसकी नरमी और लोगों की मोहब्बत बिल्कुल बर्दाश्त न थी। वो हर वक्त किसी न किसी बहाने से अनीसा को तकलीफ देती। कभी उसे बेवजह डांटती, कभी मुश्किल कामों में लगा देती और कभी उसकी तारीफ सुनकर जल उठती। अनीसा फिर भी खामोश रहती, क्योंकि वो अपने वालिद की तरबियत को याद रखती थी और सब्र को अपनी ताकत समझती थी। अनीसा के 4 सौतेले भाई थे, हारिस, जैन, अहद और हाशिम। ये चारों अपने वालिद की तरह बहादुर और दिल के साफ थे। अगरचे वो अनीसा के सौतेले भाई थे, मगर वो उसे अपनी हकीकी बहन की तरह चाहते थे। जब भी वो देखते कि अनीसा पर जुल्म हो रहा है, उनके दिल दुख से भर जाते, मगर अपनी माँ के सामने ज्यादा बोल नहीं पाते थे। सौतेली माँ बड़ी चालाक थी। वो हमेशा ऐसी बातें करती कि भाइयों को शक ना हो और अनीसा को तकलीफ भी पहुंचे। वो कभी अनीसा को सुबह सवेरे उठाकर सारी महल की सफाई करवाती, कभी बाग में घंटों काम करवाती और कभी उसे खाना तक वक्त पर नहीं देती थी। मगर अनीसा ने कभी शिकायत नहीं की। वो खामोशी से सब बर्दाश्त करती रही, क्योंकि वो अपने भाइयों के दरमियान नफरत नहीं डालना चाहती थी। उसके दिल में सिर्फ मोहब्बत थी और वो यही चाहती थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। एक दिन सौतेली माँ ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। उसने बिस्तर पर लेटकर खुद को बीमार जाहिर किया। उसने अपने चेहरे पर ऐसी कमजोरी दिखाई जैसे वो वाकई मरने वाली हो। उसने नौकरों से कहा कि अनीसा को फौरन बुलाया जाए। जब अनीसा कमरे में आई तो उसने अपनी सौतेली माँ को इस हाल में देखा तो घबरा गई। उसने फिक्रमंद लहजे में कहा, अम्मी, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? सौतेली माँ ने धीमी और टूटी हुई आवाज में कहा, अनीसा, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अनीसा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं अम्मी, ऐसा मत कहें, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। सौतेली माँ की लबों पर एक हल्की सी चालाक मुस्कुराहट आई जो अनीसा ना देख सकी। उसने कहा, एक खास दवा है जो सिर्फ बर्फ की दुनिया में मिलती है। अगर वो दवा ना मिली तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। ये सुनकर अनीसा का दिल कांप उठा। बर्फ की दुनिया एक खतरनाक और दूर जगह थी जहां जाना आसान नहीं था। अनीसा ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन अम्मी, भाई घर पर नहीं है, मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ? रास्ता भी बहुत मुश्किल है। सौतेली माँ ने फौरन सख्त लहजा अख्तियार किया और कहा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो समझ लो तुम मेरी बेटी नहीं हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? अनीसा सहम गई। उसने कभी किसी को दुख देना नहीं सीखा था और अपनी सौतेली माँ को इस हाल में छोड़ना भी उसके लिए मुमकिन न था, चाहे वो जानती भी हो कि उसके साथ हमेशा नाइंसाफी होती है। उसने आहिस्ता से सर झुकाकर कहा, ठीक है अम्मी, मैं जाऊंगी। उसके दिल में खौफ था, मगर उसने हिम्मत जमा की। जब वो सफर के लिए निकलने लगी तो इत्तेफाक से उसका भाई जैन वहां आ गया। उसने अनीसा को इस हालत में देखा तो पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? अनीसा ने सच छुपाते हुए कहा, बस एक जरूरी काम से जा रही हूँ। जैन को कुछ अजीब लगा, मगर उसने नरमी से कहा, तुम फिक्र ना करो, अगर भाई आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा, वो तुम्हें लेने आ जाएंगे। अनीसा ने एक कमजोर सी मुस्कुराहट दी, क्योंकि वो अपने भाइयों को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने आखिरी बार महल को देखा, जैसे उसे अंदाजा हो कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है, और फिर वो अकेली ही बर्फ की दुनिया की तरफ रवाना हो गई। रास्ता निहायत कठिन था। सर्द हवाएं उसके चेहरे पर लगती रहीं। जंगल सुनसान और खौफनाक था और हर कदम पर खतरा महसूस होता था। कभी उसे यूं लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, कभी बर्फानी तूफान उसे रोकने की कोशिश करता, मगर उसके दिल में एक ही बात थी, उससे दवा लानी है। वो गिरती, संभलती और फिर आगे बढ़ती रही। 2 दिन के मुसलसल सफर के बाद वो आखिरकार बर्फ की दुनिया में पहुंच गई। वहां हर तरफ खामोशी थी, बर्फ चमक रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो दिल तक उतर जाती थी। अचानक उसके सामने एक पुरस्रार औरत नमूदार हुई। उसकी आंखें गहरी और आवाज पुरस्रार थी। उसने अनीसा को गौर से देखा और कहा, तुम यहां क्यों आई हो? अनीसा ने अदब से जवाब दिया, मैं अपनी मां के लिए दवा लेने आई हूं। औरत ने कुछ लम्हे उसे देखा, जैसे वो उसके दिल की सच्चाई परख रही हो। फिर उसने एक छोटी सी शीशी उसके हाथ में दी और कहा, ये दवा ले जाओ, मगर याद रखो, सच देर से ही सही सामने जरूर आता है। अनीसा ने शुक्र अदा किया और वापसी का सफर शुरू किया, दिल में उम्मीद लिए कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा।
उसकी माँ ठीक हो जाएगी और उसके भाई उसे देखकर खुश होंगे। मगर उसे ये मालूम नहीं था कि महल में उसके खिलाफ एक ऐसा झूठ बोला जा चुका है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। जब अनीसा बर्फ की दुनिया से वापस महल की तरफ आ रही थी, उसके दिल में अजीब सी खुशी और सुकून था। उसे यकीन था कि वो अपनी सौतेली माँ की जान बचा लेगी और उसके भाई उस पर फख्र करेंगे। मगर उधर महल में एक खौफनाक खेल खेला जा चुका था। सौतेली माँ ने अपने बेटों के दिल में जहर भर दिया था। उसने रोते हुए कहा था कि अनीसा किसी अजनबी लड़के के साथ भाग गई है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना मानी। शुरू में भाइयों को यकीन ना आया, क्योंकि वो अपनी बहन को अच्छी तरह जानते थे। मगर सौतेली माँ बार बार यही कहती रही, आंसू बहाती रही, और आखिरकार उनके दिल में शक पैदा हो गया। जब झूठ बार बार दोहराया जाए तो सच भी धुंधला जाता है, और यही हुआ। 2 दिन बाद जब अनीसा महल पहुंची तो वो खुशी से भरी हुई अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में दवा थी और दिल में उम्मीद। मगर जैसे ही उसने अपने भाइयों को देखा, उनके चेहरे सख्त और आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। अनीसा हैरान रह गई। उसने मुस्कुराकर कहा, भाई देखें, मैं दवा ले आई हूं। मगर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही हारिस ने गुस्से से कहा, चुप रहो, हमें सब पता चल चुका है। अनीसा का दिल धक से रह गया। क्या मतलब? उसने कांपती आवाज में पूछा। जैन ने नजर झुकाकर कहा, तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया। तुम किसी अजनबी के साथ चली गईं। तुम हमारी बहन नहीं हो सकती। ये सुनकर अनीसा के हाथ से दवा गिर गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो बार बार कहती रही, नहीं, ये झूठ है, मैं तो आप लोगों के लिए गई थी। मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी। आखिरकार अहद ने सख्त लहजे में कहा, हमें तुम्हारी कोई वजाहत नहीं सुननी। तुम यहां से चली जाओ, अभी की अभी। ये अल्फाज अनीसा के दिल पर तीर की तरह लगे। वो चंद लम्हे खामोश खड़ी रही, जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई हो। फिर उसने आहिस्ता से मुड़कर महल को आखिरी बार देखा, जहां उसकी यादें थीं, और बगैर कुछ कहे वहां से चली गई। उसके कदम भारी थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, और दिल टूट चुका था। जब वो जंगल में पहुंची तो वही पुरस्कार औरत जिसने उसे दवा दी थी उसके सामने आई। उसने नरमी से कहा, मैं जानती थी ऐसा ही होगा। सच का इम्तिहान हमेशा मुश्किल होता है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो। मेरे पास एक छोटा सा घर है जंगल के अंदर। अनीसा के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। वो उस औरत के साथ चली गई। वहां एक सादा सा घर था, जहां सुकून तो था, मगर महल जैसी शानो शौकत नहीं थी। अनीसा ने वहीं रहना शुरू कर दिया। वो दिन भर पौधों का ख्याल रखती, बकरियां चराती और घर की सफाई करती। उसकी जिंदगी सादा हो गई, मगर दिल का दर्द कम ना हुआ। वक्त गुजरता गया। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। अनीसा पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, मगर उसकी आंखों में अब भी एक उदासी रहती थी। उसे अपने भाई याद आते थे। वो लम्हे याद आते थे जब वो सब साथ हंसते थे। उधर महल में भी हालात बदलने लगे थे, क्योंकि सौतेली माँ की तबीयत वाकई खराब होने लगी थी, और अब सच ज्यादा देर छुपने वाला नहीं था। वक्त गुजरता गया, और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सच ने पर्दा चाक कर दिया। सौतेली माँ शदीद बीमार पड़ गई। अब उसकी हालत वाकई खराब थी, और उसके चेहरे पर वो गुरूर और सख्ती बाकी न रही थी जो कभी हुआ करती थी। एक रात उसने अपने चारों बेटों हारिस, जैन, अहद और हाशिम को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज कमजोर थी और आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा था। उसने टूटती हुई सांसों के साथ कहा, बेटो, मैंने तुम सबसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला था। अनीसा बेकसूर थी। मैंने ही उसे बर्फ की दुनिया भेजा था और तुमसे कहा कि वो किसी के साथ भाग गई है। ये सुनकर चारों भाइयों के कदमों तले जमीन निकल गई। उनके दिलों पर जैसी पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें अपनी बहन की आंखों में वो आंसू याद आए, उसकी सफाइयां याद आईं, और वो लम्हा याद आया जब उन्होंने उसे घर से निकाल दिया था। सौतेली माँ ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं इससे जलती थी। उसकी अच्छाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। ये कहकर उसकी सांसें रुक गईं और वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया, मगर इस खामोशी के अंदर चारों भाइयों के दिल चीख रहे थे। वो फूट फूट कर रोने लगे। हारिस ने कहा, हमने क्या कर दिया? हमने अपनी ही बहन को धुतकार दिया। जैन जमीन पर बैठ गया और अपने आंसू न रोक सका। अहद और हाशिम भी पछतावे में डूब गए। उन्होंने फौरन फैसला किया कि वो अनीसा को ढूंढेंगे, चाहे उन्हें पूरी दुनिया क्यों न छाननी पड़े। इसी दौरान वही पुरस्कार औरत महल आई। उसने उन्हें बताया, अनीसा जिंदा है, वो मेरे साथ जंगल में रहती है। ये सुनकर भाइयों के दिल में उम्मीद जागी। वो फौरन उस औरत के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गए। कई घंटों के सफर के बाद वो एक छोटे से घर के पास पहुंचे। वहां अनीसा बैठी हुई थी, सादा कपड़ों में, मगर उसके चेहरे पर अब भी वही मासूम रोशनी थी। उसे देखते ही चारों भाई रुक गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए।
हारिस आहिस्ता से आगे बढ़ा और एक सफेद फूल तोड़कर अनीसा की तरफ बढ़ाया, जैसे माफी मांग रहा हो। अनीसा ने जैसे ही वो फूल देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर आया। उसने घबराकर कहा, भाई, आपने ये क्या कर दिया? उसके अल्फाज मुकम्मल होने से पहले ही एक जादुई रोशनी फैली और अनीसा का जिस्म हल्का होने लगा। देखते ही देखते वो एक सफेद कबूतर में बदल गई और फजा में उड़ गई। चारों भाई हैरान और खौफजदा रह गए। वो जोर जोर से रोने लगे। नहीं, ये हमने क्या कर दिया? उनकी उम्मीद एक बार फिर टूट गई थी। तभी वही पुरस्कार औरत दोबारा जाहिर हुई। उसने संजीदगी से कहा, ये सब तुम्हारी आजमाइश है। अगर तुम वाकई अपनी बहन को वापस चाहते हो तो तुम्हें एक मुश्किल शर्त पूरी करनी होगी। अगले 6 साल तक तुम में से कोई भी एक लफ्ज नहीं बोलेगा और हर रात तुम्हें एक जादुई सुर्ख गुलाब से अपनी बहन के लिए एक लिबास तैयार करना होगा। अगर तुमने एक लफ्ज भी बोला तो अनीसा हमेशा के लिए कबूतर ही रहेगी। भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बगैर कुछ कहे सर हिला दिया। वो इस कुर्बानी के लिए तैयार थे। उन्होंने एक दरख्त पर रहना शुरू कर दिया और खामोशी इख्तियार कर ली। दिन गुजरते गए और हर रात वो जादुई गुलाब से लिबास बनाते रहे। उनकी जिंदगी मुश्किल थी, मगर उनके दिल में सिर्फ एक मकसद था, अपनी बहन को वापस लाना। एक दिन एक बादशाह वहां से गुजरा। उसने उन चारों नौजवानों को देखा और उनकी खामोशी और मेहनत से मुतासिर हुआ। वो उन्हें अपने महल ले गया, ये सोचकर कि शायद वो बोल नहीं सकते। महल में 2 भाई खाना बनाते और 2 बाग की देखभाल करते। बादशाह उनसे बहुत खुश था, मगर वजीर उनसे हसद करता था। वजीर ने एक रात उनका पीछा किया और उनका राज जान लिया। उसने बादशाह को जाकर कहा कि ये लोग काला जादू करते हैं। बादशाह ने यकीन ना किया, मगर वजीर के इसरार पर वो खुद देखने आया। इस रात जब चारों भाई गुलाब से लिबास बना रही थी, बादशाह ने उन्हें देख लिया और गुस्से में आकर हुक्म दिया कि उन्हें सजा दी जाए। चारों भाइयों को महल के बीच बांध दिया गया। जैसे ही उन्हें सजा देने के लिए डंडा उठाया गया, उसी लम्हे उनका बनाया हुआ आखिरी लिबास मुकम्मल हो गया। अचानक आसमान से वही सफेद कबूतर आया। भाइयों ने फौरन वो लिबास उस पर डाल दिया। रोशनी की एक तेज चमक हुई और कबूतर दोबारा एक खूबसूरत शहजादी में बदल गया। अनीसा वापस आ चुकी थी। वो फौरन अपने भाइयों के गले लग गई। 6 साल की खामोशी के बाद भाइयों ने सब कुछ बादशाह को सच सच बता दिया। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फौरन वजीर को कैद में डाल दिया। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार सच जीत गया। मोहब्बत ने सब कुछ ठीक कर दिया।